नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। चुनावी मौसम आ गया है। डेट कभी भी उसका ऐलान हो सकता है। पहली सूचियां जो हैं वो बड़ी बड़ी पार्टियों की तरफ से आ रही हैं। कांग्रेस ने थोड़ा कम कैंडिडेट डिक्लेयर किए, बीजेपी ने ज्यादा कर दिए, लेकिन हाँ, वो प्रक्रिया शुरू हो गई। अच्छा, इस सब के बीच में पुराने और नए दोस्त तलाशने की और खोजने की भी एक कवायद शुरू हो गई है। और इसमें अगर इंडिया गठबंधन अपने कुछ घटक दल खो रहा था, लेकिन फिर भी एक जज्बा कायम रखे हुए है नए घटक दलों को जोड़ने में, तो एनडीए भी इसमें कोई बहुत पीछे नहीं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह चुके हैं कि बीजेपी अपने आप से 370 पार हो जाएगी। फिर भी एनडीए गठबंधन में एनडीए के घटक दल पुराने और नए ढूंढने की जो पूरी कोशिश है वो जारी है, और वो प्रयास कुछ हद तक राज्य दर राज्य सफल होता हुआ दिख भी रहा है। मिसाल के तौर पर बिहार में पलटे हुए नीतीश कुमार वापस पलटे और एनडीए में आ गए। इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश में पलटी हुई आरएलडी, वो भी वापस पलट के, बहुत लंबे समय तक नहीं पलटे थे, लेकिन आरएलडी वापस पलट के अब एनडीए का हिस्सा हो गई है। ये गठबंधन तय हो गया। हमको एक इंटरव्यू भी दे दिया जयंत चौधरी ने। इसके अलावा साउथ में भी एक गणित बिठाई जा रही है टीडीपी को लेकर के, पवन कल्याण को लेकर के। आंध्र प्रदेश में आप जानते हैं कि वहां पर राज्य के भी चुनाव हैं और लोकसभा चुनाव भी हैं, और कुछ ऐसी ही कवायद उड़ीसा में भी देखने को मिल रही है। हालांकि वहां दाल अभी मालूम नहीं है कि गली है या नहीं। ऐसे में इस बढ़ते उभरते एनडीए परिवार को बीजेपी की स्ट्रेंथ की तरह देखा जाए या वीकनेस की तरह देखा जाए। जो 370 का दावा है, उसके बाद तो फिर किसी दल की जरूरत पड़ती नहीं है। फिर भी ये एनडीए को बढ़ाने की और विस्तारवादी सोच रखने की पीछे की वजह क्या है? नर्वसनेस या कॉन्फिडेंस? क्या है? जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोग नर्वसनेस वाली बात नहीं मानेंगे, लेकिन बहुत हद तक सारे लोग फुल कॉन्फिडेंस की बात भी नहीं मान रहे हैं। आइए इस पर एक चर्चा शुरू करते हैं और अपने मेहमानों से इस पर राय जानने की कोशिश करते हैं। अमिताभ तिवारी जी हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, पॉलिटिकल बाबा के नाम से मशहूर। आपका बहुत बहुत स्वागत। रेणु मित्तल जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं, जुड़ गई हैं। और स्मिता मिश्रा जी। स्मिता मैम, आपका फ्रेम जो है वो थोड़ा सा तिरछा है, तो स्क्रीन का ऑटो रोटेट ऑन कर दें तो फ्रेम एकदम दुरुस्त हो जाए। स्मिता मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैं सबसे पहले अमिताभ जी आपके पास आना चाहता हूं और आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप किस तरीके से देखते हैं ये जो गठबंधन हो रहा है, एनडीए का विस्तार हो रहा है। इज इट अ साइन ऑफ कॉन्फिडेंस, नर्वसनेस, या फिर कुछ और? It's a sign of both actually. I mean, confidence from the fact that कि भाई पार्टी को ये कॉन्फिडेंस है कि इस बार जितनी भी सीटें आई सरकार उसकी बन रही है। नर्वसनेस इन द सेंस कि जो मिशन 370 या मिशन 400 का जो एक नर्वसनेस है, क्योंकि पार्लियामेंट में फ्लोर ऑफ द हाउस पे प्राइम मिनिस्टर ने ये घोषणा कर दी है, तो उन्हें भी पता है कि अगर 369 भी आ जाए या 399 भी आ जाए तो भी एक सेक्शन ऑफ मीडिया जो है वो उसको हाईलाइट कर सकता है, और खास करके इंटरनेशनल मीडिया भी उसको हाईलाइट कर सकता है। इसके पीछे मुझे लगता है 4-5 अन्य अन्य बातें भी हैं कि क्यों बीजेपी अपना जो एक अलायंस है, कुनबा है, उसको बढ़ाने के लिए मिशन 400 370 तो ऑफ कोर्स है ही। अब जिसको नर्वसनेस लगेगा वो उसको मिशन 272 भी कह सकता है, अलग अलग धारणा हो सकती है। एक तो है कि एक्सेप्टेबिलिटी, पार्टी ये दिखाना चाहता है कि उसकी आइडियोलॉजी जो है वो एक्सेप्टेबल है इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री। क्योंकि कई बार ये डिस्कशन होता है, डिबेट होता है कि बीजेपी हिंदी हार्टलैंड या सिर्फ हिंदी हार्टलैंड और वेस्टर्न इंडिया की पार्टी है। हालांकि अगर आप सीटों की संख्या में देखें तो बीजेपी जो है वो साउथ इंडिया में भी नंबर 1 पार्टी है, कांग्रेस से ज्यादा सीटें हैं उसकी, हालांकि एक ही राज्य से है, वो अलग। दूसरी बात है कि बीजेपी कहीं ना कहीं इसको भी, ये जो एक नैरेटिव है, परसेप्शन को एक्सेप्टेबिलिटी से ये करना चाह रही है कि जो एक नैरेटिव है कि एंटी मतलब नॉन, इट्स अ कम्युनल पार्टी, करेक्ट, इट्स अ कोर हिंदुत्व पार्टी
डज नॉट बिलीव इन सेकुलरिज्म, तो अलग अलग क्षेत्रों से अगर दल ज्वाइन करेंगे तो वो थोड़ा न्यूट्रलाइज होता है। ऑफ कोर्स पैन इंडिया पार्टी है, पैन इंडिया उसकी एक्सेप्टेबिलिटी है, ये सारी बातें होती हैं। पार्टी चुनाव जीत रही है, ये भी एक नैरेटिव सेट करना चाहती है पार्टी। जब आपके पास बहुत सारे एमपीज जो हैं या एमएलएज या बहुत सारे दल किसी भी चुनाव से पहले अगर आपकी तरफ झुक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक संदेशा ये भी जाता है या मैसेज जाता है वोटर्स को कि ये पार्टी जीत रही है, ये पार्टी नंबर 1 हो सकती है। तो ये 3-4 बातें हैं, एक्सेप्टेबिलिटी है उसकी, एक पैन इंडिया प्रेजेंस है, पैन इंडिया पार्टी अपने आप को साबित करना, और ये पार्टी जीत रही है, ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम मिशन 400, 370, 272, व्हाटएवर यू कॉल इट। जी बिल्कुल। स्मिता मिश्रा जी भी हमारे साथ हैं और राकेश कपूर वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ हैं। मैं उनको भी बुलाना चाह, राकेश जी थोड़ा सा पीछे वाला कर्टन अगर आप बंद कर लें, क्योंकि आपकी हाँ तो तैयारी कर रहे हैं राकेश जी, तो वापस उनके पास जाने की कोशिश करेंगे। पहले स्मिता जी आपके पास आना चाहता हूं और आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप किस तरीके से देखती हैं। देखिए, एक समझौता जो कि ये लग रहा था कि 15 साल पहले, और मुझे अभी भी याद है, आपको भी याद होगा, चंदन मित्रा साहब जो हैं वो ओडिशा से होके आए और उन्होंने 2009 में आके बताया कि भाई उन्होंने इतना ह्यूमिलिएटिंग ऑफर दिया हमको कि हम लोग क्या करते, हमने वो एक्सेप्ट नहीं किया। और ये मुझे चंदन मित्रा साहब ने खुद बताया, उन्होंने मुझे ये बोला कि नवीन पटनायक ने बोला कि सिंस आई हैव गिवन यू एन ऑफर सो ह्यूमिलिएटिंग आई नो यू विल रिजेक्ट इट। मतलब खुद ही वो ये मान के चल रहे थे कि मुझे तो तोड़ना ही तोड़ना है। तो 15 साल बाद वो ह्यूमिलिएशन कैसे दोस्ती में बदलता हुआ दिख रहा था, लेकिन रुक गया, पर बाकी जगह वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके पीछे की वजह मैं आपसे जानना चाहता हूँ। 370 दो चीजें हैं, जरूरत महसूस हो रही। दो चीजें हैं संकेत जी। पहले तो आपने जो 2009 वाला वाक्य किया कहा, उस पे एक वाक्य जोड़ दूं कि आपने जो इवेंट रिकॉल किया वो दरअसल 2009 के चुनाव से पहले की वो वार्तालाप था, जब चंदन मित्रा प्रतिनिधि बनकर गए थे। लेकिन वास्तव में हमारी समझ है कि नवीन बाबू ने 2008 में ही अपना रास्ता कुछ अलग करने का एक मन बना लिया था, जब कंधमाल में हिंसा हुई। और हिंसा के बाद उनको ये लगा कि बीजेपी के साथ रहना एक बैगेज हो सकता है, क्योंकि उनको भी अपना एक एक वोट सुनिश्चित करना था और क्रिश्चियन पॉपुलेशन में उनके अच्छे वो पैठ उनकी थी, वो उस वोट को नाराज नहीं करना चाहते थे। तो चंदन मित्रा वाला वाकया जो था वो तो जैसा आपने खुद ही बताया कि ऑफर ही ऐसा दिया गया कि कोई भी आत्मसम्मान वाली पार्टी उसके लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि नवीन बाबू अपना रास्ता अलग करना चाहते थे। इस पूरे जो ये 5-6-7 दिनों में जो घटनाक्रम सामने आया है संकेत, दो तरह की पार्टियां आप गौर करिए बीजेपी के साथ इस समय जुड़ रही हैं या लगभग जुड़ने को तैयार है, आधिकारिक घोषणा की देर है। एक वो पार्टियां जो जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बहुत जबरदस्त प्रयोग भारत की राजनीति में किया था कि अलग अलग किस्म की पार्टियों को इकट्ठा करके एक बिग टेंट वाला एक्सपेरिमेंट करके कि भाई अलग अलग विचारधारा, अलग अलग एजेंडा वाली पार्टियां भी मिलकर सरकार चला सकती हैं, देश को विकास के लिए काम कर सकती हैं। तो उसमें कुछ पार्टियां थी जो बाद में धीरे धीरे अलग हो गई। एक तो इसलिए क्योंकि 10 वर्ष का यूपीए का जो टेन्योर था वो विपक्ष में बैठने का टेन्योर था, तो उनको लगा कि भाई अब धीरे धीरे अपना रास्ता अलग किया जाए, बीजेपी से जुड़ने में कोई लाभ नहीं हो रहा है। और दूसरा कुछ आइडियोलॉजिकल मुद्दे भी थे। अब वो लौट आ रही हैं, लौट कर इसलिए आ रही है क्योंकि कोई कब तक हारे हुए के साथ रहे। जब उम्मीद नहीं दिख रही है, संभावना नहीं दिख रही है कि जो दूसरे पक्ष में जो खेमे में जो पार्टियां हैं, कांग्रेस के नेतृत्व में तमाम रीजनल पार्टीज, जब दिख रहा है कि वो जीतने की लड़ाई नहीं लड़ रही हैं, भले उनमें से कुछ पार्टियां अपने अपने रीजनल पॉकेट्स में ताकतवर हैं, लेकिन राष्ट्र के लेवल पे, संसद के लेवल पे जब उनको दिख रहा है कि उनकी जीत लगभग नहीं है, ये तय है, तो फिर आफ्टर ऑल आप ये जानिए कि जो रीजनल क्षत्रप्स होते हैं उनके लिए अपने प्रदेश के हित, अपनी, या अगर वो किसी खास बेल्ट को या कम्युनिटी
का नेतृत्व या जाति या समाज का नेतृत्व करते हैं, तो उनको उनके लिए कुछ करके भी दिखाना होता है। तो जब आप हमेशा हारे हुए के साथ ही जुड़े रहेंगे तो आप उनके लिए क्या कर पाएंगे? तो इस सेगमेंट में तो मैं देखती हूँ, एक तो बीजेडी जो 2009 में बीजेपी से अलग होने के बाद भी उसका कोई एंटागनिस्टिक रवैया नहीं था, सहयोग का रवैया था, लेकिन वो अटैच भी नहीं होना चाहते थे, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। और दूसरा राष्ट्रीय लोकदल, जो एक बार नहीं 2 बार एनडीए में आया था। पहले तो एनडीए सरकार के दौरान वाजपेयी सरकार में चौधरी अजीत सिंह मंत्री थे कुछ समय के लिए, बाद में यूपीए 1 के दौरान लौटकर फिर अजीत सिंह कुछ समय के लिए आए थे बीजेपी से और फिर अलग हो गए। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यहाँ सरकार बनी, तब से आरएलडी हमेशा विपक्ष की तरफ रही और बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़े वो, और बहुत काफी क्रिटिकल उन्होंने रवैया एनडीए और बीजेपी को लेकर अपनाया। तो एक तो इस किस्म के दल हैं। अब टीडीपी से बातचीत शुरू हुई है। मेरा ये मानना है कि आपने जो बीजेडी के साथ बातचीत रुक जाने का कहा, मुझे लगता है इट इज जस्ट अ पॉज। 1-2 सीटों को लेकर दोनों पार्टियां हार्ड बार्गेन कर रही हैं, ये ब्रेक नहीं हुआ है, ये बस एक बातचीत, अभी थोड़ा और उसको फिक्स किए जाएंगे जो उसकी बारीकियां हैं। यही टीडीपी की स्थिति है। टीडीपी भी देख रहा है कि भाई अब इस तरफ रहने में कोई फायदा नहीं, और ये तो नायडू साहब हर चुनाव में तय करते हैं कि किधर रहने में फायदा है किधर नहीं है। एक नए किस्म की कैटेगरी आई है उनकी, जो नए पार्टियां तैयार हुई हैं और उनके बड़े एम्बिशंस हैं, राष्ट्रीय स्तर पर न हो, अपने छोटे से इलाके में, जिनमें मैं टिपरा मोथा जैसी पार्टियों को देखती हूँ कि जो बहुत दिनों तक राहुल गांधी के करीबी बने रहे, प्रदोत्य माणिक्य जो वहां के राज परिवार के उत्तराधिकारी हैं, लेकिन त्रिपुरा के प्रति जो उन्होंने कांग्रेस लीडरशिप की जो उदासीनता देखी, तो उनको लगा कि भाई अपने समाज को जवाब देना मुश्किल हो रहा है, तो अलग हो गए। लेकिन अब उन्हें समझ आ रहा है कि डबल इंजन की सरकार में भागीदार होंगे, केंद्र का सहयोग मिलेगा, तो मैं भी अपने कम्युनिटी में अपनी पैठ मजबूत कर पाऊंगा। और सच पूछिए तो प्रद्योत माणिक्य ने कांग्रेस को त्रिपुरा में बिल्कुल हाशिए पे ढकेल दिया है, जितनी सीटें उनकी आई हैं। तो 2 तरह के लोग एनडीए से जुड़ने को आतुर या यूं कहिए इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। वो जो पहले साथ रहकर अलग चले गए, लेकिन अब उन्हें लगता है कि अलग रहने में फायदा नहीं है, इधर ही फायदा हुआ है, क्योंकि जैसा मैंने कहा, कोई कब तक हारे हुए के साथ लगा रहे। बिल्कुल। और दूसरे वो लोग हैं। जी, आप अपनी बात खत्म कर लें स्मिता जी। हाँ, सो अब बच जाता है ये कि भाई ये पार्टियां क्यों आना चाह रही हैं, ये बात तो समझ में आती है, पर बीजेपी क्यों उनको लेना चाहती है। जैसे जो आपने कहा कॉन्फिडेंस वाली बात, मुझे लगता है सरकार नहीं बना पाने वाला कॉन्फिडेंस का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि एक ऐसी ऐतिहासिक मेजॉरिटी, एक ऐसी भारी मेजॉरिटी लेकर आया जाए कि कुछ महत्वपूर्ण एजेंडास जो बचे हैं उनको पूरा करने में कोई चैलेंज ना हो। इसीलिए रीजनल पार्टीज का साथ आना जरूरी है कि लोकसभा ही नहीं, राज्यसभा में भी मेजॉरिटी अच्छी मिले, वहां भी कोई चैलेंज ना हो। एक बात। दूसरा, मुझे लगता है जो आउटलुक है वो ये है कि इट गिव्स अ मॉरल अपर हैंड। जब आप देखते हैं कि तमाम लोग जो आपके साथ नहीं थे अब आपके साथ आने के लिए लाइन लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक मनोवैज्ञानिक वो असर भी पड़ता है ना कि देखो जी सब इनके साथ जा रहे हैं तो ये पक्का जीत रहे हैं। तो ये उसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट भी होता है। आरोप ये रहता है, एक तो ये हो गया कि पीपल आर ग्रेविटेटिंग टुवर्ड्स द विनिंग टीम, ये एक तर्क हो गया। दूसरा रेणु जी तर्क ये दिया जाता है कि अगर आप नहीं भी ग्रेविटेट कर रहे हैं तो कुछ एनेबलर्स, जैसे ये तिपरा मोठा के जो प्रमुख हैं, हालांकि अभी हाल फिलहाल कुछ सुनने में नहीं आया है कि ईडी सीबीआई ठक ठक करते हुए इनके घर पहुंची, लेकिन कई मामलों में ऐसे देखा, जैसे आप तृणमूल कांग्रेस के जो नेता हैं तापस रॉय, ईडी और उसके कुछ समय बाद उनका बीजेपी में जाना, इसकी एक लंबी फहरिस्त है। तो कितना तो आपके साथ लोग खुद से जुड़ रहे हैं और कितना उनको ये लगता है कि भाई जुड़ जाओ नहीं तो ये अलग रहने नहीं देंगे। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और इसका इम्पैक्ट विज़र्वी ऑपोजिशन, इस पर आपका जवाब। बिल्कुल सही कहा आपने। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ आ गए। जी
बहुत रेणु जी। बहुत बहुत कम पार्टीज हैं जो इस टाइप का प्रेशर झेल सकती हैं या विथस्टैंड कर सकती हैं। ज्यादातर पार्टीज जो है वो देख रही हैं कि भाई हमारे यहाँ ईडी आएगी, सीबीआई आएगी, और बहुत सारे प्रेशर्स हैं जो जो मोदी जी इन सब पार्टीज पे डाल रहे हैं। ये एक अलग टाइप का पॉलिटिक्स है जो वाजपेयी जी के टाइम पे नहीं था। बीजेपी में भी हमने देखा बहुत सालों से एक सामान्य तरह का पॉलिटिक्स था, पर मोदी जी का जो एम्बिशन है और ओवर एम्बिशन है कि मैं एक ऐतिहासिक पुरुष बनूं जो ह्यूज मेजोरिटी लेके आऊं किसी भी कॉस्ट पे। और कई पार्टीज ऐसी हैं जिनका ना कोई आइडियोलॉजिकल बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी है, जैसे नीतीश कुमार है, वो कहीं भी जा सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू है, वो कहीं भी जा सकते हैं। अजीत सिंह भी इसी कैटेगरी के थे। हमने जयंत को इस कैटेगरी में नहीं डाला था, पर लगता है कि वो भी अपने फादर के बेटे हैं फाइनली एट द एंड ऑफ द डे। जहां फायदा मिल रहा है वहां जा रहे हैं। उनका डील हो गया था अखिलेश के साथ, पर उनको शायद लगता है कि अगर मैं सरकार में आ गया और अभी उनका एक पार्टी का आदमी यूपी सरकार में मंत्री भी बन गया है, तो लोव्स एंड फिशेस ऑफ ऑफिस जो होते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है इन सब चीजों में। उन्होंने तो और रेणु जी हमारे इंटरव्यू में ये बोल भी दिया कि हाँ, राजनीतिक पार्टी जो है उसका काम सिर्फ यात्रा निकालना और विचारधारा पे चलना नहीं है, जीत ये के सत्ता वही में आना ये है, और ये देखिए बहुत जरूरी है। हाँ, ये मुझे तो जरूरी लगता है है वो सच उनके बोल लिए। गए। नहीं, सच तो है ही, बहुत सारी पार्टीज का यही सच है। उनको लगता है कि क्योंकि लोग देखिए कांग्रेस में अब बहुत सारे लोग कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं। छोड़ के क्यों जा रहे हैं? उनको लगता है जब हम यहाँ जीत के भी आते हैं तो हमको कुछ नहीं मिलता। और जैसे मैंने पिछली बार भी पता नहीं कहा मनीष तिवारी का एग्जांपल दिया था। मनीष तिवारी जीत के आए, उसके बाद उन्होंने कुछ मुद्दे उठाए पार्टी के अंदर, एक जो G23 बना था, और उसके बाद वो उनको एक वर्चुअली साइडलाइन कर दिया गया। तो आप ना पार्टी में आपको कुछ मिल रहा है, सरकार में तो आप है ही नहीं। अगली बार आप जीत के आएंगे तो आप फिर वही हालत में रहेंगे। तो ये एक जरूर फैक्टर है। एक तो सीबीआई, ईडी वगैरह है, और दूसरी तरफ से पार्टी का जो नेतृत्व है, जिस तरह से वो अपने लोगों को एडजस्ट नहीं कर पा रहा। वही गिने 2 3 4 जो चमचे हैं, चाटुकार जिनको कहते हैं हम, उन्हीं को सब कुछ मिलता जाता है। तो इससे एक डिमोरलाइजेशन हो जाता है पार्टी में, जो इस बड़ी समय बात। आप कांग्रेस में देख रहे हैं। वो एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है पार्टी के लिए, क्योंकि राहुल गांधी ये बात समझने को तैयार नहीं। वो अपनी धुन में रहते हैं, उनको यात्रा करनी है, उनको ये करना है, वो करना है। पर प्रॉब्लम ये है कि उसके आगे भी तो आपको पॉलिटिक्स करना है, आपको अपने लोगों का ध्यान रखना है, सब कुछ करना है। तो ये एक इशू है, और एक बहुत बड़ी खाई आ गई है बीजेपी और कांग्रेस के जिस तरह से ऑपरेशन चलते हैं उसमें। तो ज्यादातर जो एमपीज हैं या पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो दोनों तरफ से डिससेटिस्फाइड हैं। फिर उनको लगता है एट द एंड ऑफ द डे विनिंग पार्टी लग रही है, तो चलिए इनके साथ ही चले जाते हैं, कांग्रेस का शायद तो हमारा आलम कोई ये है भला हो रेणु जाए। जी कि जब इंडिया टीवी का सर्वे आया जिसमें कांग्रेस पार्टी को 37 सांसद दिए गए, 37, तो जब ये बात एक मैं कांग्रेस के नेता से कही गई राकेश जी, तो वो कांग्रेस का नेता पलट के कह रहा था नहीं यार, एक और सर्वे है जो हमें 75 दे रहा है। मतलब अगर आपका एम्बिशन ही 75 है तो नहीं, फिर तो मैं आप क्या इसमें ही करेंगे। एक सेंटेंस ऐड कर दूं राकेश जी, आप बोलेंगे उससे पहले। मैं तो जी। कांग्रेस को 25 ही सीट दे रही हूँ, वो तो कम से कम अरे 37 दे रहे हैं। बिकॉज सिचुएशन इज वेरी बैड, वेरी बैड। हाँ, पार्टी लग रहा है कि चुनाव ही नहीं लड़ रही। सॉरी राकेश जी, आप बोलिए। जी राकेश जी। हाँ हाँ संकेत जी, देखिए मैं इस समय ग्राउंड जीरो पर हूँ। जो उत्तर प्रदेश का नगीना चुनाव क्षेत्र है, मैं उसमें घूम रहा हूँ, और एक यहाँ के सज्जन है जुल्फकार जी, उनके सहयोग से मैं उनके घर में बैठ करके ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। तो संकेत जी, यहाँ पर जमीन की जो हलचल है वो बड़ी हैरान कुन है, बहुत हैरान करने वाली है। एक तरफा हवा चल रही है। ये जो नगीना चुनाव क्षेत्र है, ये चंद्रशेखर आजाद रावण जो है वो उनका चुनाव क्षेत्र है। यहाँ पर जरूर मुझे लग रहा है कि कांटे की टक्कर होगी, बशर्ते कि जो मायावती जी हैं वो अपना कैंडिडेट ना दें। अगर उन्होंने कैंडिडेट उतार दिया यहाँ तो दलित वोट बट जाएगा, लेकिन जहां तक मुस्लिम वोट का सवाल है तो मुस्लिम वोट
एक तरफा चंद्रशेखर आजाद को जाएगा और यहाँ कांटे की टक्कर होगी। लेकिन हकीकत ये है, मैं तो शुरू से ही और आपके कई प्रोग्राम में मैंने पहले भी, जब आप दूसरे चैनल पे थे तब भी मैं ये बात कहा करता था कि लोकसभा के चुनाव राष्ट्रीय चुनाव होते हैं और ये चुनाव राष्ट्रीय या राजनीतिक विमर्श से जीते जाते हैं। जो राजनीतिक विमर्श बीजेपी ने दिया है उसकी पकड़ जमीन पर इतनी मजबूत मुझे दिखाई पड़ रही है। मेरे व्यक्तिगत विचार कुछ भी हो, लेकिन एक पत्रकार होने के नाते मुझे अपना धर्म निभाना चाहिए और सत्य का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो जमीन पर चल रहा है वो जनता के सामने लाना हम लोगों का धर्म है। और ये जो मैं देख रहा हूं जमीन पर, ये मोदी की हवा है, मोदी की लहर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस लहर को, इस चट्टानी लहर को अगर कांग्रेस तोड़ पाती है या विपक्षी दल तोड़ पाते हैं तो ये चट्टान से, पर्वत से दूध की नहर बहाने के या चट्टान से पानी निकालने की माफी की होगा। इससे ज्यादा मुझे उत्तर प्रदेश का जहां तक सवाल है वो नहीं लगता, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं लगता। अब जहां तक ये बीजेपी के कुनबे बढ़ने की बात है तो ये चीज भी कहीं ना कहीं राजनीतिक विमर्श से जुड़ी हुई है। देखिए संकेत जी, जब से 2014 से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं, बीजेपी का कुनबा सिकुड़ा है। इसमें से अकाली दल बाहर गया, शिवसेना बाहर गई, जनता दल यू बाहर गया जो वापस आ गया है, और भी कई दल बाहर गए। लेकिन इनके वापस आने की प्रक्रिया जो शुरू हो रही है वो राजनीतिक माहौल को देखते हुए हो रही है, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है, ऐसा मेरा कहना है। और मैं ये विश्वास करता हूं कि राजनीति में जब राजनीतिक विमर्श जमीन पर असर डालने लगता है तो जो आडवाणी जी ने नारा दिया था ये कि अलायंस फॉर गवर्नेंस, जिसमें विभिन्न दलों के लोग जो है आपस में आकर के मिले थे और एक मजबूत एनडीए बना था, उसमें रामविलास पासवान भी थे जो बीजेपी के धुर विरोधी हुआ करते थे। ऐसी पार्टियां, और राकेश जी तब ये बीजेपी इस ताकत वाली नहीं हुआ करती थी। देखिए सवाल ये है कि बीजेपी की ताकत आज बढ़ी है निश्चित रूप से। उसके कारणों पर हम विश्लेषण कर सकते हैं, उसकी विवेचना कर सकते हैं कि क्यों बढ़ी है। ये जो विपक्ष का मतलब हैरानी वाली बात ये है कि जो साझा विपक्ष है, 27 दलों का जो गठबंधन है, इसे एक साझा विमर्श नहीं मिल पा रहा है। महंगाई है, बेरोजगारी है, युवाओं में बेरोजगारी है, युवाओं में आक्रोश है, सामाजिक नफरत है, ये सारे मुद्दे गिनाते हैं, लेकिन एक मुश्त विमर्श कहाँ है जो जमीन पर असर डाले, जो भाजपा के राष्ट्रवाद और हिंदुत्ववादी सांस्कृतिक पुनरुत्थान को जवाब दे सके। अब सवाल ये बड़ी भारी दिक्कत नरेंद्र मोदी ने पैदा कर दी है विपक्षी दलों के सामने, विपक्ष के लिए। जो राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात करते हैं, उस जातिगत जनगणना में सबसे ज्यादा कौन आते हैं? दलित आते हैं, गरीब मुसलमान आते हैं और पिछड़े वर्ग के लोग आते हैं। पिछड़े वर्गों में तो मुसलमान भी शामिल हैं, सारे लोग आते हैं। लेकिन ये 81 करोड़ लोग कौन हैं जिन्हें मुफ्त राशन मिलता है हर 5 वर्ष का? वो भी इन्हीं में से है। तो विमर्श नकारा होता है, ये अनसुना हो रहा है। विपक्ष के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यही है। इसीलिए जमीन पर कम से कम उत्तर प्रदेश में मैं ये निश्चित, विपक्ष की जो पूरी बात है वो दिल्ली से चल के गांव देहात तक नहीं आ पा रही है और छोटी छोटी जगहों पर नहीं आ पा रही है। मैं अमिताभ तिवारी जी और फिर स्मिता जी, एक एक करके आप लोगों के पास आना चाहता हूं। अब जैसे आप अभी थोड़ी देर पहले स्मिता जी एक बात बोल रही थी अमिताभ जी, उनका ये कहना था कि नेचुरली लोग जो हैं वो जो जीतने वाला दल है वो देखते हैं कि कौन जीत रहा है और कब तक हारे हुए का सहारा बने रहेंगे। कोई खाटू श्याम जी का दर थोड़ी है कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो राजनीति है ना, रियल पॉलिटिक।
आपको वहां पर जीतना है, जैसे कि मतलब इन अ वीक मोमेंट बोल गए जयंत चौधरी। मैं तो ये कह रहा हूं सच बोल गए। सारे राजनेता अगर सच बोल जाएं तो ज्यादा सही हो। ये चोगा ओढ़ने की जरूरत नहीं है कि हम जो है सुधार करना चाहते हैं। आप चुनाव जीतने के लिए राजनीति करते हैं, 16 आने, सच बात ये है। अमिताभ जी, अगर इतना मजबूत होता विपक्ष का कुनबा तो फिर लोग वहां भी तो ग्रेविटेट करते। तो ये आर्गुमेंट देना कि लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, ईडी वाली बात समझ में आती है क्योंकि वो आपको रिकॉर्ड्स बता रहे हैं, लेकिन उसके अलावा आप हो इतने मजबूत और प्रबल कि आप वो झेल जाएं वो आंधी, वो नहीं हो पा रहा है। नहीं, देखिए, अगर आप ये क्षेत्रीय दलों की पॉलिटिक्स अगर देखें कैसे क्रिएट हुई है, कैसे उत्पन्न हुई, तो आप शायद अपनी उंगलियों पे ना गिन पाए कि कितने दल हैं भारत में जो पहले एनडीए का हिस्सा नहीं रह चुके। 5 भी नहीं होंगे। कांग्रेस, लेफ्ट, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, मुझे 5वां नाम कोई बड़ा दल ऐसा याद नहीं आ रहा, वाईएसआरसीपी परहैप्स, 5 दल से ज्यादा नहीं। ये जो क्षेत्रीय दल हैं, इनका फाउंडेशन ही एंटी कांग्रेसिज्म के प्लैंक पे हुआ है। सारे दल कांग्रेस से ही निकल करके इन लोगों ने अपनी अपनी पार्टी बनाई है, चाहे वो वाईएसआरसीपी हो, बीआरएस हो, समाजवादी पार्टी भी आप कह सकते हैं, चंद्रशेखर जनता पार्टी, और ये तो उत्पन्न ही जो इनका फाउंडेशन ही एंटी कांग्रेस है। पहली बात तो ये लोग मजबूत भी हुए हैं। ममता बनर्जी भी, ममता जी भी, कोई भी नाम आप ले लीजिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, शरद पवार, पीडीपी भी, शरद पवार की अभी चले ही गए, मतलब बहुत कम दल है। तो वैसे बाय दिस लॉजिक पहले तो सब कुछ कांग्रेस ही था, मतलब करे तो आप आज कितना इतिहास में जाएंगे। ठीक है, तो सब कुछ कांग्रेस था, उसके खिलाफ ये दल बने। भाजपा भी उसमें से एक दल था। आज भाजपा बड़ा हो गया, उसका कुनबा बड़ा हो गया। अब ये दल जो है 2 तरह की पॉलिटिक्स कर सकते हैं, 3 तरह की पॉलिटिक्स कर सकते हैं। या तो आप एंटी सेंटर पॉलिटिक्स करें, जैसे आप आम आदमी पार्टी को कह सकते हैं, या फिर आप विपक्ष के साथ अलाइन करें, या तो आप नॉन अलाइंड रहें। यही 3 आपके पास हैं। लेकिन क्षेत्रीय दल का नेशनल इलेक्शन में ज्यादा स्टेक नहीं होता है। स्टेक तब हो गया जब 1989 से लेकर के 2004 तक या 2014 तक कोलिशन गवर्नमेंट्स का दौर था, जहां पे आप 10 एमपी जीत के गए तो आपके 2 लोग मंत्री बन गए, 5 एमपी जीत के गए तो 1 आदमी मंत्री बन गया। अब इनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेट इलेक्शंस का परफॉर्मेंस है, स्टेट इलेक्शंस की परफॉर्मेंस है। आज समाजवादी पार्टी का स्टेक इसमें नहीं है कि उसके 30 एमपी आ जाएं, स्टेक इसमें ज्यादा है कि वो सरकार बना सकती है कि नहीं 2027 में जब भी चुनाव। और कई ऐसे दल जो आज भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं, उसमें अगर आप देखें तो भाजपा वहां पर मेन चैलेंजर नहीं है इनका। अगर जैसे आज टीडीपी जुड़ रहा है तो भाजपा से उसको रिस्क नहीं है आज की डेट में एटलीस्ट। और अगर बीजेडी और बीजेपी का अलायंस अगर क्वेश्चन मार्क में चला गया है तो उसका मूल मंत्र तो ये है, मूल कॉन्सेप्ट तो ये है कि नंबर 1 और नंबर 2 पार्टी में अलायंस नहीं होता। नहीं तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में पंजाब में हो गया होता, सीपीएम और कांग्रेस में केरल में हो गया होता, केरल में हो गया होता, केरल में हो गया होता। क्योंकि आज बीजेडी के पास जो वोट है उसमें एंटी बीजेपी वोट भी है, और जो बीजेपी के पास वोट है उसमें एंटी बीजेडी वोट है। तो अगर ये दोनों दल अलायंस कर लें तो ये एंटी बीजेपी एंटी बीजेडी वोट का क्या होगा? नेचुरली वो कांग्रेस की तरफ देखेगा। हालांकि कांग्रेस उस स्थिति में नहीं है शायद कि उसको वो कैप्चर कर पाए, उसको वो ये कर पाए। तो ये सारी बातें हैं। रीजनल पार्टीज अपना फ्यूचर देख रही हैं। रीजनल पार्टीज जैसे आप कह रहे हैं कि पावर में रहना चाहते हैं, जयंत चौधरी सही बात उन्होंने कही है, मतलब उसको शुगर कोटेड नहीं करी। मिलिंद देवड़ा ने भी ऐसा ही स्टेटमेंट दिया। अब लोग कह रहे हैं मिलिंद देवड़ा क्यों छोड़ के जा रहे हैं? भाई साहब 10 साल से पार्लियामेंट से बाहर हैं वो, इस बार वो सीट चली जाएगी यूबीटी को तो 15 साल बाहर हो जाएंगे, तो करियर ही खत्म हो जाएगा ना उनका। जो भी लीडर्स होते हैं वो हमारे आपकी तरह किसी न एम्प्लॉइज हैं पॉलिटिकल पार्टीज के। उनको सिर्फ सैलरी नहीं मिलती, पद मिलता है।
पद मिलता है, संगठन में पद मिलता है और सरकार में पद मिलता है। तो जैसे हम और आप, चलिए हम और आप तो भी फ्रीलांसर हैं, अपना चला रहे, जैसे कोई भी एम्प्लॉय अपने अप्रेजल के बाद ये देखता है, ये सोचता है कि भाई मुझे 8% इंक्रीमेंट मिला है, दूसरी जगह 25% मिल रहा है, मैं इस कंपनी में रहूं क्या दूसरी कंपनी में जाऊं। हर आदमी ये इवैल्यूएट करता है हर साल कि मैं जिस कंपनी में हूं उसका प्रोस्पेक्ट कैसा है, अच्छा है या बुरा है। दैट इज नंबर 1। अभी प्रोस्पेक्ट कांग्रेस का एक डूबती हुई नैया की तरह दिख रहा है। दूसरा सवाल जो उसके मन में होता है कि मेरा प्रोस्पेक्ट इस कंपनी में क्या है। हो सकता है कि कंपनी का प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा हो, लेकिन मेरा प्रोस्पेक्ट इस कंपनी में कुछ नहीं दिख रहा है। कांग्रेस में ये भी एक दिक्कत है कि भाई राहुल गांधी के बहुत सारे एडवाइजर्स आज उन्हें कह रहे हैं कि भाई आपका टाइम आएगा, आपको चिंता नहीं करना। जैसे ही नरेंद्र मोदी रिटायर होंगे, उनका वेव खत्म होगा, कांग्रेस का ही चांस आएगा और आप सत्ता में आ जाओगे और आपके पास एज भी है। लेकिन बहुत सारे जो यंग लोग हैं वो ये सोच रहे हैं कि भाई टाइम तो इनका आएगा, हमारा नहीं। तो अगर 10 साल बाद, 15 साल बाद, 5 साल बाद मुझे इनके अंडर में मंत्री बनना है तो मैं आज ही स्विच हॉप करके दूसरी पार्टी के अंडर में मंत्री बन जाऊं। और हमने सबने ये झेला है कि जब कोई बाहर से एम्प्लॉय आता है आपकी कंपनी में, उसकी सैलरी तो उसको तरजीह ज्यादा मिलती है। तो आज वो चीफ मिनिस्टर बन गया, मंत्री बन गए, उड्डयन मंत्री बन गए, सबको दिख रहा है कि भाई जो यहां से वहां जा रहा है उसके तो मतलब वारे न्यारे हो रहे हैं। तो ये सब प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस है, आइडियोलॉजी। लेकिन एक और चीज होती है अमिताभ जी, ऐसी संस्थाओं में जब बाहर से लोग आने लगते हैं तो फिर अंदर वाले लोग जो ये समझते हैं कि हम योग्य हैं और हमारी योग्यता को पहचाना नहीं गया है, फिर वो भी नौकरियां छोड़ते हैं। लेकिन यहाँ वो नहीं हो रहा। हाँ, लेकिन वो कब छोड़ते हैं? जब उन्हें ये लगता है कि इस कंपनी का प्रोस्पेक्ट खराब है और किसी दूसरी कंपनी का प्रोस्पेक्ट अच्छा है। जो चैलेंजर है उसका प्रोस्पेक्ट अभी तक इंप्रूव नहीं हुआ है। जैसे ही वो इंप्रूव होने लगेगा तो चले जाएंगे, फिर वो देखने को मिलेगा। बहुत खूब। ये जो आपने बिल्कुल कॉर्पोरेट, आप एकदम पक्का बम्बई वाले हैं। ये जो बिल्कुल एकदम कॉर्पोरेट अंदाज में आपने समझाया है भारत की आपने मौजूदा राजनीतिक स्थिति। हम लोगों को लगता है कि एमएलए एमपी हमने इलेक्ट कर दिया, वो देश सेवा और हमारी सेवा के लिए 24 घंटा लगा है। भाई साहब, उसकी भी फैमिली है, उसका भी परिवार है, उसके भी अरमान है, उसके भी गोल्स हैं, ठीक है। और उसको ये 5 साल का ही विंडो मिलता है, बहुत लोग तो दोबारा चुन के नहीं आते। तो बहुत सारी बातें हैं जिसकी वजह से ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं लोगों को। जी स्मिता जी, अब मैं आपके पास आना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि ये अभी आपने बोला कि ये तो एक बीजेपी जीतेगी और बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हम कब तक सत्ता से बाहर रहें तो इस वजह से साथ आ रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि ये एक मजबूत, ये वजह अपने आप में एक मजबूत राजनीतिक गोंद बन सकता है? क्योंकि अब आप देखिए बीजेपी ने, जो सुनने में आ रहा है, आंध्र प्रदेश में तिरुपति, आरूख, राजमपाट और राजामंद्री, ये सीटें, अब ये क्या है, यहाँ पर बीजेपी का जो ब्रांड ऑफ हिंदुत्व पॉलिटिक्स है उसका प्रयोग यहाँ किया जा सकता है। तिरुपति टेम्पल टाउन। तो आपको लगता है कि जब जो रीजनल पार्टीज हैं उनको ये एहसास हो गया कि ये तो बीजेपी हमारे ही गढ़ में आ गई और फिर धीरे धीरे विस्तार करने लगी, तो फिर ये दल छिटकना भी शुरू कर देते हैं। हमें मालूम है कि 2019 में भी ऐसे ही हुआ था। आपको मालूम होगा, एनडीए का विस्तार हुआ लेकिन फिर एनडीए सिकुड़ा भी, सिर्फ बीजेपी रह गया। देखिए, वाजपेयी टेन्योर का एनडीए और अभी का जो एनडीए है उसके इक्वेशंस में, समीकरण में बहुत अंतर रहेगा और अंतर लगातार दिख भी रहा है, आगे भी रहेगा। कारण ये है कि उस समय बीजेपी अपने सहयोगियों के सपोर्ट से सत्ता में थी। हर मुद्दा, हर बिल, याद करिए रोज सुबह 7:30-8 बजे स्वर्गीय वाजपेयी जी के आवास पे, प्रधानमंत्री आवास पे ब्रेकफास्ट मीटिंग हुआ करती थी। जॉर्ज साहब कभी इसको मनाने जाते थे, कभी उसको मनाने जाते थे, कभी कोई रूठ जाता था, कभी कोई, और हर बिल पे, हर फैसले पे, हर एजेंडा पे सब अपना अपना वो करते थे, अपना पूरा मतलब अपनी ताकत को दर्शाने का कोई अवसर छोड़ते नहीं थे।
इस समय ऐसा नहीं होगा, इसलिए क्योंकि सभी सहयोगी जानते हैं कि ये हमें एक कोalition का संदेश देने के लिए ये हमें मंत्री पद में रख रहे हैं। ये ना चाहे तो ना रखें, सरकार हमारे सहयोग पे नहीं टिकी है। लेकिन जैसा आपने कहा, रियल पॉलिटिक्स में केवल अर्थमेटिक काम नहीं करता, और भी अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, और भी समझदारियां होती हैं, और भी फ्यूचर का एक आउटलुक होता है कि भविष्य में हम क्या करना चाहते हैं। इस समय टीडीपी को केंद्र का पूरा समर्थन इसलिए चाहिए क्योंकि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी अगर इस बार अच्छा चुनाव नहीं लड़ी तो उसके बहुत बुरे हाल होने वाले हैं। और ये बात नायडू साहब भी जानते हैं, उनके सुपुत्र भी जानते हैं कि उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी होगी। उनको एक बड़ी ताकत का सहारा चाहिए। एक चीज जरूर मैं इसमें कहूंगी कि जब ये इस तरह से अंडरस्टैंडिंग होती है, जैसे जेडीयू में नीतीश जी वापस आना चाहते थे, बीजेपी ने ले लिया, नीतीश जी फिर मुख्यमंत्री बने रह गए, बीजेडी के आने की तैयारी है, टीडीपी की तैयारी है। इन सारी बातचीत में एक चीज जरूर मुझे लगता है कि थोड़ा सा इन ऑल दी स्टेट्स, इन राज्यों में बीजेपी का जो अपने दम पे इंडिपेंडेंटली खड़े होने वाला प्रोजेक्ट है, उसको थोड़ा सा प्रभाव उस पे पड़ेगा। इसलिए पड़ेगा कि आप जिसके खिलाफ लड़के खड़ा होना चाहते हैं, अब उसके साथ आप उसके कैंडिडेट के लिए वोट मांगने जाएंगे, तो फिर तो कहीं ना कहीं उस प्रोजेक्ट को थोड़े समय के लिए ब्रेक लग जाएगा। जैसे बिहार में अब आप नीतीश को अटैक नहीं कर सकते, आप सिर्फ तेजस्वी को अटैक कर सकते हैं। बीजेडी में अब नवीन बाबू आपके राइवल नहीं है, अब नवीन बाबू आपके नेता जैसे हैं। यही बात मिस्टर नायडू के साथ होगी। एक बहुत दिलचस्प चीज रहेगी, संकेत इस पे नजर रखनी चाहिए कि जब टीडीपी बीजेपी का अंडरस्टैंडिंग घोषित हो जाएगा और दोनों साझा चुनाव लड़ने जाएंगे, तो मुझे ये बहुत दिलचस्पी है जानने की कि उस समय क्या जगन मोहन और उनकी पार्टी के लोग बीजेपी को अटैक करेंगे कि नहीं करेंगे। क्योंकि उनका तो बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है। अभी तक उनका बहुत सहयोगात्मक रवैया रहा है, वो एनडीए ज्वाइन करने को तैयार नहीं हुए, लेकिन ना आज तक एक मुद्दा ऐसा उठाया संसद में, ना किसी बिल पर ऐसा कोई रवैया अपनाया, स्टैंड अपनाया कि जो मोदी सरकार को मुश्किल में डाल सके। उल्टा मोदी सरकार के लिए मददगार साबित हुए। लेकिन अब इस स्थिति में क्या जगन मोहन और उनकी पार्टी के नेता सीधे सीधे नरेंद्र मोदी और बीजेपी को अटैक करेंगे या उनको अटैक ना करके नायडू को करेंगे, ये देखना मेरे लिए बड़ा दिलचस्प होगा। उससे ये पता चलेगा कि आने वाली लोकसभा में वाईएसआर कैसा पोजीशन अपनाते हैं, ये देखना बढ़िया होगा। लेकिन मोटी बात यही है कि बीजेपी ने लार्जर पिक्चर को तरजीह दी है। पार्टी का अपना कुछ राज्यों में अपने प्रदेश इकाई को मजबूत करने का प्रोजेक्ट कुछ दिन रुक सकता है, लेकिन केंद्र में बहुत भारी बहुमत से आना ज्यादा जरूरी है। यह स्थापित करना जरूरी है कि नरेंद्र मोदी भी उसी लीग में है जैसे कभी जवाहरलाल नेहरू थे, जो कोई अनचैलेंज लीडर दूर दूर तक और कोई नहीं था। और इस देश में जो विकास और विरासत मिलाकर जो कल्चरल रीजेनरेशन वाली बात सर कह रहे थे अभी, कि आप जो है अपनी कल्चरल आइडेंटिटी, अपने जो सांस्कृतिक आपका राष्ट्रवाद है, वो जो है अब अछूत विषय नहीं रहा। अब उस आइडियोलॉजी के साथ हर तरह के लोग आने को तैयार हैं। ये बात आप साबित कर सके और पूरी ताकत से केंद्र में लौट आए। और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि पार्टियां रियलाइज कर रही है कि भाई राजनीतिक दल कोई एनजीओ थोड़ी है कि वो अच्छे अच्छे बड़े बड़े संविधान और डेमोक्रेसी की बातें, संविधान और डेमोक्रेसी बहुत आवश्यक बातें हैं, लेकिन आप उसको एक कार्यक्रम की तरह, एक एनजीओ की तरह थोड़ी चलाते रहेंगे। आपको आफ्टर ऑल एक चुनावी राजनीति में उतरना पड़ेगा, कीचड़ में उतरना तो पड़ता ही है चुनाव जीतने के लिए। तो सभी अपना अपना हित देख रहे हैं और बीजेपी एक लार्जर हित को देख रही है। बिल्कुल बिल्कुल। रेणु जी, मैं आना चाहता हूं अब आपके पास और आपसे जानना चाहता हूं कि स्मिता जी का ये कहना है कि बीजेपी जिस तरीके से विस्तार करना चाहती थी साउथ में, जैसे विस्तार करना चाहती थी बिहार में, इन सब प्रोजेक्ट्स को वो जानबूझकर पूरी काबिलियत होने के बावजूद उस पर थोड़ा सा विराम लगाकर, जिसे कहते हैं ना गति अवरोधक, स्पीड ब्रेकर हल्का सा, कि पहले गठबंधन कर लें, एक साथ दिखें,
संख्या बल, ताकि जब 2024 रिकॉर्ड्स में जब देखा जाएगा फॉर पोस्टेरिटी कि ये गठबंधन इतना लाया, भले ही वो गठबंधन जो है, हमें मालूम है एनडीए, ये जो एनडीए गठबंधन है इसके साथ क्या होता है। चुनाव दर चुनाव हमने देखा है कि नरेंद्र मोदी के एनडीए में बहुत सारे घटक दल चुनाव के वक्त आते हैं और फिर उतनी ही रफ्तार से वो चले भी जाते हैं, क्योंकि वो फिर बाहर निकलते वक्त कहते हैं हमें बड़ी घुटन सी महसूस हो रही थी। तो ये जो चुनाव बाद की घुटन है, इसको कांग्रेस पार्टी किस तरीके से देख रही? देखिए संकेत, इसमें प्रॉब्लम ये है कि मैं तो इसको एक आई सी इट एज अ साइन ऑफ वीकनेस। अगर इतने ही मजबूत होते नरेंद्र मोदी तो क्या बिहार में करने की जरूरत थी, या महाराष्ट्र करने की जरूरत थी, या और जगह जिन्होंने तोड़फोड़ की और मंत्रियों को और सीनियर लीडर्स को लेके आए, क्या उसकी जरूरत थी? एक माहौल बनाने की कोशिश है कि भाई हमको इतना सीट चाहिए, इतना नंबर चाहिए। अगर आप वैसे ही सुरक्षित रहते तो क्या जरूरत थी आपको ये सब तोड़फोड़ करने की? मेरा देखो बहुत सिंपल मानना है कि कांग्रेस ने भी एक जमाने में यही किया था। उन्होंने अपनी पॉलिटिकल स्पेस सीड करी थी दूसरी रीजनल पार्टीज को, और उसके बाद वो निकल के नहीं आए। जब आप अपनी पॉलिटिकल स्पेस किसी पार्टी को देते हो तो उससे आपको जो नुकसान होता है, वो नुकसान आप हो सकता है कभी उस नुकसान को भर ना पाओ। अगर आपकी लीडरशिप मोदी जी के बाद उतना एग्रेसिव उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो हो सकता है कि आप वो पॉलिटिकल स्पेस को वापस ना ला सको। ये जरूर एक डेंजर है। इस बात से मैं स्मिता से पूरी तरह वाकिफ हूँ कि हाँ ये है। पर मोदी जी अब अगर कॉन्स्टिट्यूशन बदलना चाहते हैं, वो हिंदू राष्ट्र लाना चाहते हैं, उसके लिए उनको भयंकर मेजोरिटी चाहिए। और मैं अमिताभ जी की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। ये देश है, ये कोई कॉर्पोरेट हाउस नहीं है कि आप इधर जाएं या उधर जाएं। ये एक आइडियोलॉजी की लड़ाई है। क्या हम चाहते हैं कि इंडिया एक पाकिस्तान बन जाए, इस्लामिक कंट्री बन जाए? क्या हिंदू राष्ट्र बन के क्या हमको होगा, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा? ये बहुत बड़े बड़े सवाल हैं। और सेक्युलरिज्म कोई डर्टी वर्ड नहीं है, जैसे कि बीजेपी हमको बताती है अगेन एंड अगेन। सो बहुत सारे इश्यूज हैं जो फर्क है कॉर्पोरेट कल्चर में और पॉलिटिकल कल्चर में। भले ही एक अटेम्प्ट हो रहा हो कि भाई आपका अपना फायदा देखना है, बाकी देश जहां भी जा रहा है। बहुत सारी पार्टीज इस समय प्रेशर में है, वो कर रही हैं। अब कितना आगे तक? मोदी जी को सिर्फ लोकसभा में नहीं, राज्यसभा में भी पूरी मेजोरिटी चाहिए। उनको एक एजेंडा है उनका जो पूरा करना है। थर्ड टर्म होने जा रहा है। रेणु जी, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं डिस्प्यूट नहीं कर रही कि उनकी सत्ता नहीं आ रही, बिल्कुल रेणु डिस्प्यूट जी, नहीं कर रही, पर मैं कह रही हूँ। रेणु जी, हाँ कल जी, को हाँ जी, कल हाँ को जी। ये दल जो साथ में अभी एनडीए में हैं, वो चुनाव लड़के जीत जाएं, और उसके बाद फिर चलिए हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि सरकार एक कोई प्रस्ताव ले आती है संविधान बदलने का, जिसमें ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए आपको संख्या चाहिए, और अगर यही एनडीए के जीते हुए दल उस समय भी अगर बोल दें कि नहीं भाई हम इससे एग्री नहीं करते, तो तब बिल्कुल भी नहीं होगा। पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। देखिए, क्योंकि डिपेंड करता है ना कि अब जो नई लीडरशिप आ रही है उसकी कितनी डीपली रूटेड आइडियोलॉजी है। चंद्रबाबू नायडू से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। वो कई बार एनडीए के साथ जा चुके हैं। वो टर्न करते हैं जहां उनको सूट करता है। क्योंकि इस बार बीजेपी ने जो सर्वे कराई आंध्रा में, उसमें उनको लगा कि चंद्रबाबू नायडू अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जगन अब बैक फुट पे हैं, और वो शायद उनका इतना बढ़िया नहीं होगा परफॉर्मेंस, तो उन्होंने कहा हम चंद्रबाबू नायडू के साथ जाएंगे। तो ये सब देखो, देख दाख के बीजेपी एक इलेक्शन मशीनरी हो गई है। फुल टाइम फोकस है इलेक्शन कैसे जीतना, लोगों को कैसे लाना, किसको तोड़ना, किसको फोड़ना। ये सब ठीक है, पॉलिटिक्स में होता है, होना भी चाहिए। और कांग्रेस की तरह नहीं कि बिल्कुल बेहोश पड़े, पता ही नहीं कि चुनाव हो रहा है कि नहीं हो रहा, जीतना है कि नहीं जीतना, टिकटें कैसे बटेंगी। सीनियर लीडर्स मना करते हैं हमें चुनाव नहीं लड़ना, तो ठीक है भाई मत लड़ो। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। पर एक तभी मैंने कहा एक्सट्रीम है दोनों पार्टीज। एक तो बॉदर्ड ही बिल्कुल। नहीं है और एक टू मच बॉदर्ड है। तो इसका एक रेणु जी जो वाया है, मीडिया क्या है? रेणु जी के बारे में कहा जाता है, रेणु जी अगर एआईसीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हो और आ जाए कमरे में, तो कांग्रेस के नेता सोचते हैं अब पता नहीं क्या सवाल आने वाला है। ये मतलब नहीं, क्योंकि मोस्ट कांग्रेस ने अपने पैर अनकाइंड टू कांग्रेस पार्टी बीट रिपोर्टर रेणु जी। स्टिल हाँ, नहीं नहीं, आप अभी अपने तक मन की नहीं। कहते हैं, बहुत ही बढ़िया बात। नहीं राकेश ठीक कपूर है जी, ना, मैं आपके देखिए। पास, हाँ जी, हाँ क्या ठीक है, ठीक, आप अपनी थैंक यू। बात करें?
नहीं हो गया, मेरी बात पूरी हो गई। जी, राकेश जी, हमने अभी इंटरव्यू किया था स्वदेश सिंह जी का। उन्होंने एक किताब लिखी है मोदियन कंसेंसस, और उन्होंने हमें एक इंटरव्यू में एक बात बोली कि जो लोग हमारे साथ, मतलब हम लोगों का, बीजेपी का, वो कहते हैं उसका विचारधारा ये है कि दो तरीके के लोग हैं, एक जो हमारे साथ हैं और दूसरे जो कल हमारे साथ हो जाएंगे, क्योंकि हम उनको मनाते रहेंगे कि वो हमारे साथ आ जाए। अब इसमें एक एडिशन ये है कि वो हमारे साथ जो लोग आ जाएंगे वो कैसे आ जाएंगे, वो जोर जबरदस्ती से आएंगे, प्यार से समझाने से आएंगे, अपने आप खींचे चले आएंगे, किसी एजेंसी के दबाव से आएंगे। ये जो है ना वो शर्तें लागू का सितारा रह गया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भारतीय राजनीति में दिस ग्रेविटेशनल पुल टुवर्ड्स बीजेपी, आप इसको टूटते और छिटकते हुए भी देखते हैं, या ये बस अभी एक ही तरफा जा रहा है, सारे सैटेलाइट अलाइन हो रहे हैं? देखिए संकेत जी, बड़ा स्पष्ट है। अगर मार्क्सवाद की बात करें तो ये अर्थव्यवस्था होती है जो राजनीति को चलाती है। ये मार्क्सवाद कहता है कि अर्थव्यवस्था ही राजनीति को निर्देशित करती है। अब ये देखिए, जो चीज हम भूल जाते हैं अपने विमर्श से निकाल करके बात करते हैं, वो ये है कि 1991 के बाद से इस देश में जो आर्थिक उदारीकरण का दौर शुरू हुआ है, जो अमिताभ जी गलत नहीं कह रहे थे कि कारपोरेटाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। बाजारवाद का प्रभाव राजनीति पर ना पड़े ये संभव ही नहीं है, ये जाहिर तौर पर होना ही है। राहुल गांधी और बीजेपी की लड़ाई यही है। राहुल गांधी या कांग्रेस आज जो नेहरूवियन जो विमर्श देना चाहते हैं वो आज की तारीख में संभव नहीं लगता, क्योंकि इस विमर्श को तो स्वयं कांग्रेस पार्टी ने ही समाप्त किया। तो इसलिए राजनीति पर बाजार का प्रभाव पड़ना लाजमी है, वो पड़ रहा है और पढ़ करके रहेगा, और वो और बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। इसीलिए हम देख रहे हैं कि इस बाजारवाद में ही अब गरीबों की मदद करने के लिए तरीके इजाद किए जा रहे हैं। ये मुफ्त राशन और ये रेवड़िया जी ने हम कह दें वो बांटी जा रही हैं, राज्य सरकारें भी बांट रही हैं और केंद्र सरकार भी बांट रही है। चुनाव से पहले 100 रुपए सिलेंडर सस्ता होने का आप क्या अर्थ निकालेंगे? यानी पहले तो सिलेंडर 500 रुपए से 1100 रुपए तक का हो गया, अब उसमें से आपने 100 रुपए कम कर दिया। कल को हो सकता है पेट्रोल भी थोड़ा सस्ता हो जाए, पेट्रोल के दाम भी थोड़े से कम कर दिए जाएं। लेकिन इसका मतलब ये है कि राजनीति पर अर्थ जो है वो अपना प्रभाव डालता है और डाल रहा है, यही है। और जहां तक ये सवाल है, देखिए भारत में राजनीति के 3 ध्रुव रहे हैं आजादी के बाद से। एक कांग्रेस का समाजवादी ध्रुव, दूसरा भारतीय जनसंघ का राष्ट्रवादी ध्रुव, तीसरा कम्युनिस्टों का साम्यवादी ग्रुप। अब ये जो जितने भी हम क्षेत्रीय दल देख रहे हैं ये सब कांग्रेस से निकले हुए हैं। सबकी विचारधाराएं हम देखते हैं कि लगभग एक समान है, सब जनसंघ के या बीजेपी के विपरीत खड़े दिखाई पड़ते हैं, कम्युनिस्ट तो हैं ही। इसलिए जो मैंने अलायंस फॉर गवर्नेंस की बात कही थी वो बीजेपी ने लागू की। अब बीजेपी ने शुरू किया, आप जनसंघ का इतिहास उठा करके देखिए, जनसंघ किसी के लिए राजनीतिक स्पेस छोड़ता नहीं है, वो राजनीतिक स्पेस हथियाता है। किसी भी राज्य में लें, उत्तर भारत के सारे राज्यों में आप लें, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, ये एक जमाने में स्वतंत्र पार्टी के गढ़ हुआ करते थे, जो राजगोपालाचारी जी की पार्टी थी, राजाओं महाराजाओं की पार्टी कही जाती है, वो सब आज जनसंघ के कब्जे में है। जनसंघ स्पेस हथियाता है, जनसंघ स्पेस छोड़ता नहीं है, ये गलतफहमी है। और जो हम टीडीपी के संदर्भ में जो बात कर रहे हैं, ये जनसंघ की रणनीति रहती है कि वो ऐसे ही क्षेत्रीय दलों के सहारे अपना विस्तार करता रहा है और करता रहेगा।
तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आज जो बीजेपी अपना कुनबा बढ़ा रही है वो जानती है कि अंत में उसे उत्तर से निकल कर के दक्षिण की तरफ भी जाना होगा, वरना वो राष्ट्रीय पार्टी नहीं कहलाएगी। केवल तो उत्तर भारत को आपके हिसाब से आज की डेट में अपनी कमजोरियों को पहचानते हुए गठबंधन कर लिया, लेकिन मन में अपना विस्तार करना वो ना तो वो कभी भूले थे और ना ही भूलेंगे। और मैं इसको कुछ गलत मानता भी नहीं हूं। ये कैसा राजनीतिक दल है जो बोले कि मैं ग्रो नहीं करना चाहता? भाई जाहिर सी बात है, आप अपनी बात फैलाना चाहते हैं, अपना प्रचार करना चाहते हैं। एक लास्ट में 30 सेकंड में आप सब लोगों से इसको मैं जरा फुल फ्रेम कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोग देख लें। ये स्क्रीन पर है मायावती जी का ट्वीट। बहुत बात हो रही है कि वो विपक्ष के साथ आ जाएंगी और उनको इंडिया गुट जो है वो प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट बना देगा। तो भाई उन्होंने साफ कर दिया कि ये जबरदस्ती अफवाह फैलाने की कोशिश की जाती है, हम तो अकेले जाएंगे। मीडिया ऐसी शरारतपूर्ण खबरें देकर अपनी विश्वसनीयता न खोए, लोग भी सावधान रहें। बीएसपी देश में लोकसभा का आम चुनाव अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारी व दम के साथ लड़ रही है और ऐसे में चुनावी गठबंधन या तीसरा मोर्चा आदि बनाने की बात अफवाह है। मैं सबसे पहले अमिताभ जी आपसे जानना चाहता हूं, 30 सेकंड्स में सब लोगों का ओपिनियन ले लें। अमिताभ जी, मायावती पर आपकी राय। देखिए बीएसपी तो काहे का एकला चलो है, वोट शेयर तो घट रहा है उनका। वही कह रहा हूँ, बीएसपी तो अभी एक इरेलेवेंट पार्टी है और एक हिंदी भाषी राज्य में है और दिल्ली से इतना करीब है, इसलिए उसको इतना मीडिया कवरेज भी मिलता है। नहीं तो ऐसी पार्टी को तो इतना मीडिया कवरेज भी ना मिले। भाई एमएलए तो 2 ही है ना, या 1 है शायद, और एमपी 10 थे, इस बार शायद 0 हो जाएंगे। तो ठीक है, मतलब वो उनको एडवांटेज है। और एक राज्य है सिक्किम, जहां पर विपक्ष दो दल जो है दोनों ही समर्थन करते हैं एनडीए का, वहां कोई विपक्ष नहीं है। सिक्किम क्रांति मोर्चा और सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट। वैसी सिचुएशन आंध्रा में भी हो सकती है आगे जाके। खैर नॉर्थ ईस्ट में हमने देखा है, नॉर्थ ईस्ट अपने आप को हमेशा केंद्र से काफी हद तक अलाइन करके रखता है, ये इतिहास भी रहा है पूर्वोत्तर राज्यों का। रेणु जी 30 सेकंड्स, कमेंट ऑन मायावती। मायावती ने अपनी राजनीति खुद खत्म करी मोदी जी की मदद से। करप्शन के बहुत सारे चार्जेस थे, जेल से जाने से डरती थी, तो उन्होंने पूरी तरह अपना को समर्पित कर दिया मोदी जी के आगे, दंडवत हो गई। उन्होंने कहा मैं जेल नहीं जाऊंगी, अब मैं चुनाव भी नहीं लड़ूंगी, जैसा आप कहोगे मैं करूंगी। तो वही कर रही हैं। अब वो चाहते हैं कि वो अकेले लड़े, वोट काटे, जो भी बीजेपी का बड़ा गेम प्लान है यूपी में लेके। तो मायावती जी पूरी तरह से वही कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से अपना पॉलिटिक्स हैंडल किया था उसका वो खामियाजा आज भुगत रही हैं। आई थिंक शी इज वेल आचार अवेयर संहिता लग जाने के बाद, अगर, क्योंकि आजकल पलटना बहुत महत्वपूर्ण शब्द होता है, स्मिता जी आचार संहिता अगर लागू हो गई उसके बाद वो पलट गई तो नहीं, कहाँ जाएगी? देखिए वो काफी समय से ये कहती आ रही थी लगातार कि बीएसपी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। ये बीच में कुछ चंद दिनों से ये खबरें आने लगी थी कि अखिलेश से बातचीत, कांग्रेस बहुत प्रयास कर रही है, मायावती जी से बातचीत चल रही है, बातचीत आगे बढ़ रही है। कहीं ना कहीं मुझे ये संभावना दिख रही थी, मुझे ये पॉसिबिलिटी साफ दिख रही थी कि आज नहीं तो कल इस तरह का एक स्पष्टीकरण मायावती जी का आएगा कि ये खबरें जो है ये बेबुनियाद है, हम किसी के साथ नहीं जा रहे। बहरहाल अब वो सामने आ गया है, उस पर अब ज्यादा उस बात को खींचने का मतलब नहीं है। एक वाक्य जरूर जोड़ूंगी कि भले ही एनडीए में नए नए साथी शामिल हो रहे हैं, आपको पता है कई दलों से बातचीत चल रही है, उनका आधिकारिक फैसला आ जाएगा जल्द ही। चुनाव घोषणा होते होते मेरा ख्याल है ये काम भी पूरा हो जाएगा। लेकिन ध्यान ये रखना चाहिए सबको, और खासकर पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स को, कि बीजेपी किसी के साथ भी गठबंधन करे, आप देख रहे हैं बीजेपी कहीं भी किसी रत्ती भर भी अपने कार्यकर्ताओं और अपने संगठन में कोई कॉम्प्लेसेंसी नहीं आने देगी। इस बात को लेकर कि हम काफी आगे हैं औरों से, तो हम जीत ही रहे। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री के खुद के क्रमों के, उसको अगर आप देख लीजिए, क्या प्रधानमंत्री को या बीजेपी को टिकट घोषणा में, बाकी चीजों में इतनी तत्परता और इतना कठोर परिश्रम करने की जरूरत है अगर चुनाव का माहौल देखे तो? लेकिन वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि रत्ती भर भी सर्वे को देख के, किसी सर्वे को देख के या माहौल को देखकर कहीं कोई
कि हम तो जीतते ही कॉम्प्लेसेंसी पड़े आए। हैं। हाँ हाँ, हाँ, समझ बल्कि गया मैं मुझे लगता है कि विपक्ष को थोड़ा अब सोचना चाहिए, टिकट घोषणा में भी वो अभी बहुत आगे नहीं है, पिछड़ गए हैं वो। ये चीज सोचनी पड़ेगी, क्योंकि टिकट के बाद ही तो लड़ाई शुरू होती है। बिल्कुल 39 ही सीटें डिक्लेयर की हैं कांग्रेस ने। राकेश जी, मायावती पर आपके विचार, आप तो हैं भी नगीना। जी मुझे संकेत जी, मैं तो बड़े निष्पक्ष भाव से और स्पष्टवादी तरीके से ये बात कहूंगा कि अवसरवाद का नया प्रतिमान रही है मायावती राजनीति में। जब से 1998 1996 से राजनीति में प्रवेश हुआ है मायावती का, तो मायावती की राजनीति को क्षेत्रीय अवसरवाद से अधिक मैं कुछ मानता नहीं हूं, और अभी भी वह यही काम कर रही हैं, पर्दे के पीछे से या पर्दे के सामने से। अब इसमें कोई छिपी हुई बात नहीं है कि वो अकेले चुनाव लड़ती हैं अपने दम पर, तो उनका जो 7-8% वोट बचा है, क्योंकि यहाँ पर लड़ाई छिड़ी हुई है दलित वोट में। दलित वोट आधा बीजेपी के पास पहुंच चुका है उत्तर प्रदेश में, इसमें कोई दोहराई नहीं होनी चाहिए। हाँ, वो 2017 में ही हो गया था प्रयोग प्रदेश में है, वो चंद्रशेखर आजाद ने वो सिलसिला तोड़ा है, वो आधा आधा बट रहा है। अब देखना ही होगा कि मायावती अलग खड़े होकर के कितनी मदद परोक्ष रूप से बीजेपी की कर पाती हैं। ये मेरा विश्लेषण है मायावती के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अब वो ये जो कांग्रेस की सैटरडे तरफ पॉलिटिकल से ये डिबेट बात हुई कही है, जा रही है, क्योंकि शुरू से ही मैं इसके पक्ष में नहीं रहा हूं कि वो विपक्षी गठबंधन में जा सकती है, नहीं जा सकती। भाई वो उन्होंने तो अपने हुए हैं पांव पहले ही नबर्दे इश्क में जख्मी, हुए हैं पांव पहले ही नबर्दे इश्क में जख्मी, न भागा जाए है मुझसे, न ठहरा जाए है मुझसे। मायावती की हालत ये है, वो ना इधर जा सकती है ना उधर, जिधर उन्हें खड़े रहना है बीजेपी के हक में वो खड़ी रहे। चलिए, बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद इस सैटरडे पॉलिटिकल डिबेट के लिए। आप सब लोगों का पूरा हफ्ता आप लोगों ने एकदम पर्सपेक्टिव में ला दिया हमारे दर्शकों के लिए। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। रेड माइक देखते रहे हमारे सब दर्शक, फिर से एक रोचक चर्चा लेकर के आएंगे और लोगों से बात भी करेंगे। आप लोग भी द रेड माइक मूवमेंट के साथ जुड़िए, रेड माइक को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरीके के कार्यक्रम हम आप तक लाते रहें और आप उसको देखते रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।